आज देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में इसको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस है। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग सही वाला न्यूटन्स लॉ पढ़े और उसको अप्लाई कर सके डेली लाइफ में। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूटन के 3 नियम हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहेगी अनटिल और अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। दैट मीन्स कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यही फर्स्ट लॉ बोलता है। उल्टा भी सही है, यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स पक्का जीरो होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म बोल सकते हो फर्स्ट लॉ का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार है जिसमें एक पेंडुलम छत से लटकी हुई है और एक आदमी यहाँ बैठ के उसको देख रहा है। यदि कार चलना शुरू करती है ए एक्सेलरेशन से, और इस ए एक्सेलरेशन से चलते हुए कार के अंदर एक आदमी बैठा है जो पेंडुलम को देख रहा है, जो कुछ थीटा एंगल बनाते हुए लटका हुआ है। ठीक है, लटका हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे इस पर mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन फोर्स रस्सी की दिशा में लग रहा है। इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स फोर्स जीरो नहीं है। फोर्स जीरो नहीं है, फिर भी बॉब स्थिर है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि बॉब मोशन नहीं कर रहा है, बॉब यहाँ लटका हुआ है बस, और ये आदमी कार के अंदर बैठ के उस बॉब को देख रहा है। तो बॉब रुका हुआ है और गाड़ी चल रही है। तो इस पे फोर्स तो लग रहा है बॉब पे, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये तो फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ उल्टा हो रहा है। फोर्स जीरो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब बॉब पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन मोशन ही नहीं हो रहा है। ये अजीब बात कैसे हो रही है। तो चलो, अब मान लो मैं फोर्स को जीरो कर देता हूँ तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए फोर्स को जीरो करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक और फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे पकड़ के खींचूंगा इधर, ताकि ये तीनों फोर्स, टेंशन फोर्स, mg फोर्स और नया फोर्स लगाऊंगा वो, ये तीनों बैलेंस हो जाए। बैलेंस होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने नेट फोर्स जीरो करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, बॉब एक्सेलरेशन में आ गया, मोशन में आ गया। तो देखो, फोर्स तो मैंने जीरो कर दिया लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, एक्सेलरेशन आ गया बॉब के पास। फिर से फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, बट यहां नहीं हो रहा है। फिर से इसका मतलब क्या है, क्या फर्स्ट लॉ गलत है या हम गलत समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फिनोमिना हो रहा है, जहां ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। सो यहां से एक बात हम निकालते हैं, कंफर्म करते हैं कि हेंस न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इसीलिए न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। ओके, तो कौन बताता है कि कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होगा जहां फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, या उल्टा बोलो, यदि एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स पक्का जीरो होगा। तो ये डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उदाहरण हैं कोई रेस्ट फ्रेम, रुका हुआ फ्रेम, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ फ्रेम, क्योंकि इन दोनों में एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए रेस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अब आते हैं सेकंड लॉ में।
सेकंड लॉ ये कहता है कि सेकंड लॉ का डेफिनेशन देखो कहाँ से शुरू है। इन एन इनर्शियल फ्रेम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ओनली। न्यूटन्स के जितने भी लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, सब ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है, नॉन इनर्शियल में नहीं। यहाँ देखने से ये लग रहा है कि यहाँ एक्सेलरेशन को जीरो कर दूं तो फोर्स जीरो हो ही जाएगा, और फिर फर्स्ट लॉ आ गया। या फोर्स को जीरो करूंगा तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ तो यहीं से डिराइव हो गया। फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या थी? फर्स्ट लॉ की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कुछ लोग इसी बात पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ डिराइव कर पाते हैं, तो फर्स्ट लॉ की जरूरत ही क्या थी? फर्स्ट लॉ की जरूरत थी इसलिए क्योंकि सेकंड लॉ का डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरू होता है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है पहले डिफाइन करना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्वांटिफाई करता है कि फोर्स का वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट है, वो याद रख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force on that object। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आते हैं थर्ड लॉ पे, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एंड मिसकंसेप्शन वाला लॉ, जिसको सब लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड लॉ किसी से भी पूछोगे तो एक लाइन में बोलता है, वो क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, जो कि फिजिकल सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल फिजिकल सोसाइटी ने इसको मना किया, इसको कैंसिल किया है। दैट मीन्स इसको मिसकंसेप्शन बोला है, डिनाई किया इस डेफिनेशन को। इसको बोला गया है दैट इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोला गया है उसको। ठीक है, तो रियल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड लॉ, रियल स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ? वो कहता है force by particle 1 on particle 2 and force by particle 2 on particle 1 at any instant are equal in magnitude and opposite in direction। तो कुछ लोग यहाँ तक बस पढ़ाते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। परिणाम में तो बराबर, लेकिन दिशा विपरीत होती है, जो कि सही है। बट ये भी एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पूरा होता है लास्ट लाइन से, एंड अलोंग द लाइन जॉइनिंग दोज पार्टिकल्स, है ना। तो सबसे लंबा स्टेटमेंट थर्ड लॉ का ही है, जो सबसे छोटा पढ़ते आ रहे हो। तो बोल क्या रहे कि इसमें एक ही पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगेंगे, दो पार्टिकल की जरूरत होगी। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है 1, दूसरा पार्टिकल है 2। पार्टिकल 1 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? F21। और पार्टिकल 2 1 पर कितना फोर्स लगा रहा है? F12। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई 1, इसलिए 2 को पहले लिखा जाता है। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई 2, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो दोनों इक्वल होंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। सो आई होप कि मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा कि न्यूटन्स लॉ जो पढ़ाते आ रहे हैं कुछ टीचर्स, क्या करें, कुछ बुक में भी ऐसा दिया गया है। तो इस मिसकंसेप्शन को सुधार लें और रियल डेफिनेशन, रियल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को याद रखें। और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो या कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।